Good morning, everyone. My name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering, and welcome back to the course of Engineering Hydrology. Currently, we are going through the precipitation chapter or precipitation module of Engineering Hydrology, and till now we have discussed about various forms of precipitation, various types of precipitation, what are the various rainfall seasons, and what are the different methods available for rainfall. Different methods available to rainfall या फिर different measurements of rainfall methods we have already discussed about recording and non-recording type of rain gauges, right? In recording rain gauges we have discussed about three major types of rain gauge, which are weighing bucket, tipping bucket, and siphon rain gauge. In non-recording type we have discussed about Simon's rain gauge or Indian Standard or IMD rain gauge, right? So today we are going to discuss a little bit about non-conventional systems of रेनफॉल मेजरमेंट. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपके पास नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ रेनफॉल मेजरमेंट. इनमें बेसिकली ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया था ये पुराने सिस्टम्स थे, मतलब इनको आज के डेट में यूज़ किया तो जाता है, लेकिन इनके कुछ मॉडर्न इक्विवेलेंट या फिर मॉडर्न इंप्रूवमेंट जो है उनके बारे में हम लोग हल्का डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो तीन मेजर टाइप ऑफ रेनफॉल आपके इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं. एक हो गया आपका रडार मेजरमेंट, एक हो गया टेलीमेट्रिंग, और एक होता है ऑब्जर्वेशन बाय सैटेलाइट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रडार मेजरमेंट में होता क्या है. ठीक है, तो रडार मेजरमेंट का सिस्टम आपका यहाँ पे बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे आप रडार के पल्सेस का हेल्प लेते हैं आपको रेनफॉल को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो रडार के पल्सेस के जब हम बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक गिवन एरिया में हम लोग क्या करते हैं, एक आपका ट्रांसमीटर रहता है, एक आपका रिसीवर रहता है. ठीक है, और अगर रेनफॉल हो रहा होता है तो आपको पता है कि एयर में आपका रडार के जो पल्सेस रहेंगे, जो भी आपके पल्स के मूवमेंट की वेलोसिटी रहेगी वो कुछ और होगी, और आपके रेनफॉल या फिर रेन के प्रेजेंस पे जो भी वेलोसिटी होगी वो आपका चेंज होगा. तो इसी चेंज इन वेलोसिटी को मेजर करके हम लोग आप रेनफॉल को एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाकी जो रेन गेज से हम लोग क्या करते थे, एक गिवन एरिया का, हम गिवन पॉइंट का आपको रेनफॉल पता चलता था. यहाँ पे रडार सिस्टम से आप गिवन एरिया का आप रेनफॉल पता कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास गिवन एरिया, यहाँ पे आपको बीच में एक जगह ट्रांसमीटर एक जगह रिसीवर, तो आप उसके बेसिस पे गिवन एरिया का आप टोटल रेनफॉल यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, इसका जनरली रेंज आपका 200 किलोमीटर स्क्वायर का होता है. और अगेन यहाँ पे आपका पावर लॉ, यहाँ पे आप ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन सब का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, जो कि आपके रिलेवेंट डिटेल के लिए नहीं है. आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे बस जानना ये है कि यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी का हेल्प लेते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है, उसमें आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह के बीच में आप सक्सेशन पल्सेस, मतलब एक तरह से पल्स सेंड करते हैं. उसकी वेलोसिटी के हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं कि आपका वाटर का मॉइस्चर कितना है, वहाँ पे कितना पानी आपका प्रेजेंट है, या फिर आपका रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है. यहाँ पे जो भी मेजरमेंट होगा आपका एक गिवन एरिया का आपको मेजरमेंट आएगा. बाकी सारे केसेस में जो भी आप मेजरमेंट किए थे गिवन पॉइंट का डेटा आ रहा था, उस पॉइंट के डेटा को आप गिवन एरिया का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन एरिया का आपको रेनफॉल पता चलता है. ठीक है, तो ये एक नया टाइप का आपका नॉन कन्वेंशनल सिस्टम हो गया आपका रडार मेजरमेंट. सेकेंड हो गया आपका टेलीमेट्रिक रेन गेजेस. मतलब बाकी अभी तक जो सिस्टम हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या होता था, आपको कुछ भी होता था, आपको डेटा कलेक्ट करने जाना तो पड़ता ही था ऑन साइट. इसका मतलब क्या हुआ, आपका नॉन रिकॉर्डिंग होता था तो आपको रेगुलरली गिवन फिक्स इंटरवल पे जाना पड़ता था. रिकॉर्डिंग रहता तो आपके पास वो टाइम इंटरवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, लेकिन आपको डेटा कलेक्ट करने जाना पड़ता था. तो टेलीमेट्रिक में क्या होता था, उसी सारे सिस्टम में आप एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंस्टॉल कर देते हैं. मतलब गिवन कन्वेंशनल आपका रेन गेज है, यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि क्या करता था, आपके डेटा को कलेक्ट करके ऑटोमेटिकली ही ट्रांसमिट कर सकता है आपके स्टेशन तक. मतलब आपके पास कोई मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, और आपको ऑन साइट जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट करना पड़े. तो एक टेलीमेट्रिक रेन गेज का बेनिफिट ये हो जाता है, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट यहाँ पे आपका एक तरह से ऐड हो जाता है, जो कि आपको रेनफॉल मेजर करने के लिए हेल्प करता है. जनरली इन टाइप के यूनिट्स को आपका वेइंग बकेट रेन गेज में या फिर आपका साइफन रेन गेज में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो, ताकि आप डेटा को रिले कर सकते हैं.
थर्ड हो गया सिस्टम आपका ऑब्जर्वेशन बाय सैटेलाइट। आपको पता है आजकल काफ़ी ज़्यादा ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर रहा है। आप रेनफॉल को उन सैटेलाइट के थ्रू एग्जैक्टली आप मेजर अप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको अगेन इनकी एक्यूरेसी तो कोई चैलेंज करना काफ़ी, या फिर एक्यूरेसी एस्टिमेट करने या फिर कमेंट करना उसमें काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं, सैटेलाइट इमेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको हेल्प करता है एस्टिमेट करने में आपको कि रेनफॉल कितना हुआ। तो जनरली सैटेलाइट इमेजेस आर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग प्रेसिपिटेशन ओवर एरियाज रेंजिंग फ्रॉम ग्लोबल टू ए वेरी लोकल स्केल इन रियल और नियर रियल टाइम सिनेरियो। यहाँ पे एक और बेनिफिट होता है, यहाँ पे जो डेटा आपको मिलता है वो आप काफ़ी रियल टाइम सिनेरियो में आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप करेंटली क्या हो रहा है उस चीज़ को बता सकते हैं विथ हेल्प ऑफ सैटेलाइट। बाकी सारे केस में आपको जाके हमेशा कुछ ना कुछ टाइम लैग रहेगा। अगर रिकॉर्डिंग या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज के बारे में बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स का लैग रहता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइप के लैग्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। दूसरा बेनिफिट होता है आप ग्लोबल स्केल में इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं। जब भी आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो फॉरकास्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ वेदर सैटेलाइट के थ्रू ही आते हैं, जहाँ पे आप गिवन एरिया के बारे में बात कर सकते हैं या फिर एक गिवन ग्लोबल एरिया या फिर लोकल एरिया में आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कई बार होता है आपके पास रेन गेज सफिशिएंट अवेलेबल नहीं होता है गिवन एरिया में, तो उन सब जगह पे आप इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं आपको डेटा प्रोवाइड करने के लिए। मतलब जिस जगह पे आपके पास सफिशिएंट रेन गेज और सफिशिएंट कलेक्शन सेंटर नहीं है, वहाँ पे आप सैटेलाइट का हेल्प लेके आप सफिशिएंट स्टैंडर्ड ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेन गेज के बारे में एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। 3 मेजर कैटेगरी हमने देखा था, 2 इसमें कन्वेंशनल सिस्टम हो गए जिसमें आपने रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग देखा। रिकॉर्डिंग में आपका वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट, साइफन बकेट हो गया। नॉन रिकॉर्डिंग में आपका साइमन्स और इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। और आज जो हमने डिस्कस किया था वो आपके नॉन कन्वेंशनल रेन गेजेस होंगे, तो नॉन कन्वेंशनल सिस्टम्स होंगे। नॉन कन्वेंशनल सिस्टम में आपका रडार मेजरमेंट हो गया, या फिर टेलीमेट्रिक रेन गेज हो गया, या फिर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ रेनफॉल मेजरमेंट। तो आज क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेन गेज को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या पैरामीटर्स आपके इंडियन स्टैंडर्ड में बताए गए हैं, और उसके हिसाब से आपके रेन गेज के नेटवर्क का डेंसिटी आपके गिवन एरिया में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि आपके पास अलग अलग तरह के रेन गेज हो सकते हैं, ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक, या फिर रिकॉर्डिंग, या फिर आपके नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ रेन गेजेस हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन आपका रेन गेज आपका साइमन का मॉडिफाइड वर्जन हो गया, आपका इंडियन स्टैंडर्ड या फिर IMD का आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो आपके पास एक IS कोड है जिसके बेसिस पे सारे डेटा दिए जाते हैं कि आपको रेनफॉल रिकॉर्डिंग के रेन गेज जो हैं उनको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो आपका IS कोड हुआ वो हो जाता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड 4987/1968। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोगों को ये पता चलता है कि आपके रेन गेज इंस्टॉल करने के क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ गाइडलाइंस है उसको हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस एरिया में रेन गेज इंस्टॉल करना है उसका मिनिमम एरिया या फिर मिनिमम डायमेंशन 5.5 मीटर से 5.5 मीटर होना चाहिए गिवन एरिया में। मतलब इसके पास आपके ग्राउंड लेवल में कोई भी इनंडेशन, इसका मतलब कोई भी ऊपर नीचे या फिर अनइवननेस नहीं होना चाहिए। मोरलेस आपका ग्राउंड लेवल होना चाहिए और ये ओपन टू स्काई होना चाहिए। मतलब किसी तरह का कवरेज यहाँ पे इस एरिया में, इस गिवन प्लॉट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है। तो कई बार आप जब भी जहाँ पे भी रेन गेज इंस्टॉल देखे होंगे, आप उसके चारों तरफ एक फेंसिंग देखते होंगे जो कि आपका एरिया को मार्क करता है ऑलमोस्ट 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर तक का, जहाँ पे आपको कोई भी आपके पास
एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, यहाँ पे कुछ अंदर नहीं जा सकता है कोई भी यहाँ पे इसको किसी तरह से आपके गिवन अकॉर्डिंग जो गेज है उसको किसी तरह से कोई डैमेज या फिर उसको किसी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड 4987 के हिसाब से कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं। पहला हो गया कि आपका ओपन टू स्काई होना चाहिए, दूसरा आपका डायमेंशन दे दिए गया, इस डायमेंशन में कुछ होना नहीं चाहिए, और फेंस चारों तरफ से होना चाहिए। तीसरा पैरामीटर है कि मिनिमम इस एरिया से मिनिमम 30 मीटर के डिस्टेंस पे कोई आपका टॉल ऑब्जेक्ट या फिर जैसे कि उसमें ट्री या फिर कोई बिल्डिंग हो सकता है। 30, इसका दो पैरामीटर है, 30 मीटर्स या फिर अगर उस बिल्डिंग का हाइट h है तो 2h। ठीक है, अगेन इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास रेन गेज लगा हुआ है, रेन गेज के लिए यहाँ पे आपको बताया अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे मान लेते हैं 20 मीटर्स है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग से इसका डिस्टेंस 30 मीटर या फिर 2 इन टू 20 मीटर, दैट मीन्स 40 मीटर। इसमें से जो भी डेटा ज़्यादा होगा उसके हिसाब से ही हो पाएगा। तो इस केस में ऑलमोस्ट इसको 40 मीटर दूर ही होना चाहिए। तो अगर दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करें, मान लीजिए एक और आपके पास दूसरी बिल्डिंग, दूसरा आपके पास पेड़ है, सपोज एक कोई ट्री है जिसकी हाइट है 10 मीटर, तो मिनिमम इससे कितना दूर होना चाहिए ये हाइट, ये पेड़ 30 मीटर या फिर 2h, यहाँ पे 2h 20 मीटर हो गया, तो ये कम पड़ जा रहा है, तो आपको 30 मीटर मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपके बिल्डिंग के हाइट से और आपके रेन गेज स्टेशन का। ठीक है, तो 3 पैरामीटर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला हो गया आपको प्लॉट का जो साइज है 5.5 मीटर से 5.5 मीटर का होना चाहिए, आपका ग्राउंड लेवल होना चाहिए और ओपन टू स्काई होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हो गया मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कोई टॉल ऑब्जेक्ट से आपका 30 मीटर या फिर ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको चारों तरफ से फेंस रखना पड़ेगा और ये पैरामीटर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये पैरामीटर्स जो गाइडलाइन प्रोवाइड किए गए हैं वो आप इंडियन IS 4987 के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकंड पार्ट आ जाता है आपका डेंसिटी ऑफ रेन गेज नेटवर्क। तो जब भी हम लोग रेन गेज नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो गिवन एरिया में आपको ये हमने बताया कि ये रेन गेज जो होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब किसी भी गिवन एरिया में किसी एक पॉइंट का रेनफॉल का मेजरमेंट करता है। ये पूरे एरिया को मेजर नहीं कर सकता है, पूरे एरिया को मेजर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक सैंपल गिवन सैंपल का एरिया ले रहे होते हैं, सैंपल का हम लोग मेजरमेंट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास ये टोटल एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है आपका 10 किलोमीटर स्क्वायर। 10 किलोमीटर स्क्वायर में अगर आपको एग्जैक्ट रेनफॉल पता करना होगा तो आपको पूरा रेनफॉल कलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप मेजर कर सकते हैं, जो कि एक तरह से फिजिबली पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स मतलब कुछ जगह पे सैंपलिंग के थ्रू उस जगह का रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो रेनफॉल का डेटा हर जगह का अलग अलग होगा, ज़रूरी नहीं है एक होगा। तो उसके बाद कुछ एवरेजिंग टेक्निक्स है जिसको यूज़ करने के बाद हम इस गिवन एरिया का एक एवरेज या फिर मीन प्रेसिपिटेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड के एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ रेन गेज या फिर रेन गेज के सैंपल्स कलेक्ट करने के लोकेशन होने चाहिए। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के टर्म्स में कह सकते हैं, या फिर आपको इस चीज़ को एक्यूरेटली कलेक्ट करने के लिए हिसाब से आपके पास कुछ मिनिमम पैरामीटर्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आपको बताते हैं कि एक गिवन एरिया में आपका रेन गेज की डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, अगेन अगर आपको यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आपको पूरा का पूरा रेनफॉल आप कलेक्ट कर लें, लेकिन ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप सैंपल के थ्रू एवरेज आउट करके बताने की कोशिश करेंगे कि आपका रेनफॉल कितना हुआ। तो ये आपका जो सैम्पलिंग या फिर सैम्पलिंग का जो मेथड है वो एक गिवन एक्यूरेसी या फिर गिवन एक्यूरेसी में काम करे, तो उसके लिए आपको बताया गया है कि इन पार्टिकुलर रूल्स को फॉलो करिए जिसके कारण आपको एक गिवन एक्यूरेट मेजरमेंट आ सके। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड अगेन वर्ल्ड ग्लोबल एवरेज और इंडियन एवरेज अलग अलग है। इंडियन एवरेज के हिसाब से या फिर इंडियन डेटा के हिसाब से जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के हिसाब से जब भी प्लेन और फ्लैट कैचमेंट एरिया के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हर 520 किलोमीटर स्क्वायर में आपका एक रेन गेज होना चाहिए। ठीक है, ये आपके अगेन आपके IS 4987 के थ्रू आता है। दूसरा, अगर जिनका एलिवेशन जिन एरिया का एलिवेशन आपका 100 मीटर से ज़्यादा है वहाँ पे एक
260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपका एटलीस्ट एक रेन गेज होना चाहिए। और जहाँ पे आपका हिली एरिया या फिर हेवी रेनफॉल का एरिया हुआ, वहाँ पे हर 130 किलोमीटर स्क्वायर पे आपका एक रेन गेज होना चाहिए। अगेन ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपके इंडियन पैरामीटर के हिसाब से, ग्लोबल पैरामीटर्स अलग अलग है। ग्लोबल पैरामीटर में वही आप जगह अगर मेडिटेरियन जोन्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे 100 to 250 किलोमीटर स्क्वायर पे आपका एक रेन गेज होना चाहिए, जो कि एक आइडियल कंडीशन हुआ। एक्सेप्टेबल रहता है कि अगर आपका 25 to 100 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज स्टेशन होना चाहिए। फिर एरिड रीजन में आपका 1500 जैसे 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में आपका एक रेन गेज होना चाहिए। तो हर एरिया, हर ग्लोबल एवरेज के हिसाब से ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। ये जो डेटा है आपका, अभी यहाँ पे हम लोग जो इन तीनों डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपके इंडियन स्टैंडर्ड या फिर इवन इंडियन कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 पॉइंट बेसिकली देखे। पहला पॉइंट हो गया आपका रेन गेज स्टेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या पैरामीटर है जिनको देखना पड़ेगा आपको रेन गेज स्टेशन के लिए, जहाँ पे उनके आपस में आपका प्लॉट का एरिया हो गया जो कि 5.5 to 5.5 होना चाहिए, आपका ग्राउंड लेवल होना चाहिए, ओपन टू स्काई होना चाहिए, और जो नियरेस्ट टॉल ऑब्जेक्ट है आपका वो 30 मीटर या फिर ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से दूर होना चाहिए। डेंसिटी के लिए आपके पास अगेन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके पास 3 पैरामीटर्स दिए गए। इन तीनों चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपके रेन गेज का प्रॉपर डेंसिटी इंश्योर होगी। ये डेंसिटी इंश्योर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास जो डेटा कलेक्ट हो वो आपका डेटा करेक्ट रहे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। एक गिवन एरिया में आपके पास कितना ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन से रिजल्ट आता है, कुछ इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे इस पार्टिकुलर टॉपिक पे आप डिसाइड करने प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।